वेलकम टू माय चैनल सारिका क्लासेस। आज हम हिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है वैदिक एज। यही चैप्टर आपको एनसीईआरटी में व्हाट बुक एंड बरियल्स टेल अस इस नाम से भी मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है बुक एंड बरियल्स टेल अस कि मीन्स बुक्स एंड बरियल्स भी हमें कुछ बताते हैं। अब ये क्या बताते हैं, ये सब चीजें हमें कैसे पता चले, यही पढ़ना है हमें अपने इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अगर जो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख ले। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के साथ साथ ही नॉर्थ वेस्ट से, कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से कुछ लोगों का माइग्रेशन स्टार्ट होता है। वो लोग आते हैं और आकर के इंडिया में बस जाते हैं और आकर के अपने को क्या बोलते हैं, आर्यंस। क्या बोला, आर्यंस। अब ये आर्यंस कौन है? The Aryans, a group of people called the Aryans came from the Eurasian steppes. अब ये लोग कहाँ से आए? यूरेशियन स्टीपीज से कुछ लोगों का माइग्रेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप में आना स्टार्ट करते हैं। एक साथ नहीं आए, ग्रुप में थोड़ा थोड़ा करके आते रहे, थोड़े थोड़े करके। तो और आए कहाँ से? यूरेशियन स्टीपीज से, मीन्स सदर्न रसिया से आए। ठीक है, यहाँ और आकर के बस गए यहाँ पर। They migrated to northwestern India and known as Indo-Aryans. आए और कहाँ पर बस गए? इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न आए और ये समझो इंडिया है, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आकर के यहाँ पर बस गए। ठीक है, They first settled in the सप्त सिंधु रीजन। और ये जो रीजन था सप्त सिंधु रीजन था, मीन्स ऐसा प्लेस जहां पर 7 रिवर्स मिलती हैं। कितनी रिवर्स? 7 रिवर्स, इसलिए इसे क्या बोला गया? सप्त सिंधु रीजन। दे नेम्ड इट ब्रह्मावर्त विच मीन्स लैंड ऑफ गॉड। और इंडो आर्यंस ने, इन लोगों ने अब इस प्लेस को क्या बोला? ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त बोला, और जिसका मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ गॉड। ये लोग अपने को कितना सुपीरियर बताते थे कि मीन्स जहां वो रह रहे हैं वो प्लेस कैसी है? लैंड ऑफ गॉड है। The Aryans are regarded as the composers of the Rig Veda and the speakers of Sanskrit. ये जो आर्यंस थे ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। उस टाइम पे यहाँ पर संस्कृत नहीं बोली जाती थी, इसलिए लोग इनको ज्यादा सुपर भी मानते थे। तो संस्कृत बोलते थे और इन्होंने किसकी रचना की? ऋग्वेद की रचना की। किसने किसको कंपोज किया? ऋग्वेद को कंपोज किया। ये आर्यंस यूरेशिया से आए, आकर के भारत में रहने लगी और जो इंडिया भारत की संस्कृति को बिल्कुल अडॉप्ट कर लिया। ऐसा लगता था ये यहीं की हैं। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। इनका मेन ऑक्यूपेशन था जो एनिमल्स होते हैं ना उनको पालना, ये पहले वही करते थे। उसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ मुड़े और मेन इनका ऑक्यूपेशन बन गया एग्रीकल्चर। ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली? ये सारी चीजें पता चली उस टाइम के कुछ लिटरेरी सोर्सेस से और कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। तो हमें क्या पता चला, आइए समझते हैं। ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे कि हमें वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है? तो द सोर्सेज ऑफ द वैदिक पीरियड आर द वेदास। जो मेन सोर्स है वैदिक एज के बारे में पता करने का, वो क्या है? वेदास। इन्हीं वेदास में उस टाइम की सारी डिटेल्स दी हुई है जिससे कि हम वैदिक पीरियड को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। वेदास मीन्स विजडम और नॉलेज। अभी वेदास का मतलब क्या होता है? मीन्स विजडम और नॉलेज। द वेदास आर द कलेक्शन ऑफ पोएम्स, हाइम्स एंड शॉर्ट कंपोजिशन। अब इन वेदास में क्या क्या है, कैसे हमें पता चलेगा? तो ये जो वेदास है कलेक्शन ऑफ किसका है? पोएम्स, हाइम्स, इसमें पोएम्स लिखी हुई हैं, हाइम्स लिखी हुई हैं और शॉर्ट कंपोजिशन है, मींस जो कि उस टाइम के पीरियड के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, विश्वामित्र 2 रिवर्स से बातें कर रहे हैं। अब ये 2 रिवर्स कौन कौन सी हैं? बीन्स एंड सतलज। अब सतलज रिवर उस टाइम पर थी, जैसा कि आज आप देखते हो कि सतलज रिवर है, तो वो इतनी पुरानी है। ये हमें कैसे पता चला? इसी वेदास से ही पता चला। There are 4 Vedas are ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। अब 4
वेदास कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब ये वेद पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्यों पढ़ना चाहिए हमें वेद? वेदास जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा उस टाइम पीरियड के बारे में। अगर जो किसी ने ये वेदास पढ़े ही नहीं होते तो आज हम कैसे बता रहे होते कि उस टाइम पीरियड पे क्या होता था, कि हॉर्स होते थे, काऊ होती थी, कैसे पता चला? क्योंकि वेदास में लिखा हुआ है कि जो काऊ होती है उस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। वो गाय को माता मानते थे, सबसे ज्यादा पूजनीय कौन होती थी? गाय को मानते थे। उस टाइम पे काऊ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती थी? क्योंकि काऊ से एक तो सबसे ज्यादा सीधा एनिमल होता है, उसके साथ साथ वो हमें मिल्क भी देती है और ज्यादा परेशान भी नहीं करती है। और उसके जो टब होता है ना, उसके हम लोग कंडे भी बनाते थे, ओपल्ले जिसको बोलते हैं, और उनसे घर के जो औरतें होती थी वो खाना भी बना सकती थी। इतनी सारी चीजें इससे मिल जाती थी, तो इसलिए काऊ को सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता था। The Upanishads, the Purans, the Ramayana and the Mahabharata were written during the later Vedic age. ऋग्वेद, ये जो ऋग्वेद है ये तो अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था, बट सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद ये लिखे गए लेटर वैदिक एज में। इसके साथ ही उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत ये सारी चीजें कब लिखी गई? लेटर वैदिक एज में। रामायण तो आप सब लोग जानते हो, महाभारत में आपने कौरव पांडव की कथा सुनी होगी। ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं? इन्हीं को जब पढ़ेंगे तभी तो पता चला कि कौरव पांडव में युद्ध भी हुआ था। रामायण जब पढ़ी तभी तो पता चला जब सीता माता को रावण उठा के ले गया। Some archaeological remains of this period excavated at हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेड़ा। ये तो लिटरेरी सोर्सेज हैं, इसके साथ साथ कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मिले जो कि कहां पर मिले हैं? हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेड़ा। ये कहां पर पड़ता है? ये यूपी में है। पॉटरी नोन एज ब्लैक एंड रेड एंड पेंटेड ग्रे। जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले उनमें से कुछ पॉट मिले जिससे कि हमें पता चला कि उस टाइम पर लोग कैसे पॉट यूज किया करते थे। वो कैसे थे? में ब्लैक एंड रेड। कौन से कलर के होते थे? ब्लैक एंड रेड। और उनमें ना कभी कभी ग्रे कलर से डिजाइन बनी होती थी। तो इतनी सारी चीजें हमें कैसे पता चली? ये वेदास के थ्रू, जो कि कितने हैं? 4। अब पूरे वैदिक एज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट है? अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। अब हम अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जानेंगे। तो राज्य की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती थी? फैमिलीज। जैसे कि आज भी आप जानते हो सबसे पहले तो फैमिली ही आती है। बहुत सारी जब फैमिली मिलती हैं तो फिर विलेज बनते हैं, वैसे ही इस टाइम पर था। सबसे ज्यादा छोटी यूनिट कौन सी होती थी? फैमिलीज, जिसे कि क्या बोलेंगे? कुला। क्या बोला गया? कुला। ठीक है। जब बहुत सारी फैमिलीज मिल गई, बहुत सारी फैमिलीज मिली तो क्या बने? विलेजेस बने। विलेज मीन्स विलेज को क्या बोला गया? ग्राम बोला गया। और फिर जब बहुत सारे विलेज बन जाएंगे तो फिर क्या बनेगा? एक ट्राइब बनेगा, जिसे क्या बोला गया? जना बोला गया। ओके। अब ईच ट्राइब हैज इट्स ओन चीफ नोन एज राजन। हर एक ट्राइब का, अब ये ट्राइब बन गई, हर एक ट्राइब का एक हेड हुआ करता था, उसके हेड को क्या बोलते थे? राजन। जो फैमिली का जो हेड होता था वो तो घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होगा वही बनेगा, और विलेज का जो हेड होता था उसे क्या बोलते थे? ग्रामीण। एंड जो ट्राइब्स का हेड होता था उसे क्या बोला गया? राजन। क्लियर? द पोजीशन ऑफ राजन वाज नॉट हेरेडिटरी। अब जो राजन होते थे, ये जो पूरा जो ट्राइब्स है, इस ट्राइब्स को जो सबसे योग्य पर्सन होता था उसे ही राजा बनाया जाता था। जरूरी नहीं है कि वही परमानेंट राजा बना रहेगा या उसका बेटा ही राजा बनेगा। अगर जो वो अच्छा वर्क नहीं कर रहा तो उसकी जगह पे किसी दूसरे को राजा बना दिया जाता था। तो इस तरीके से वो हेरिडिटरी नहीं था। राजा का काम क्या होता था? ट्राइब्स को संभाल के रखना, मीन्स ट्राइब्स की सेफ्टी को ध्यान में रखना, कोई बाहरी अटैक ना हो पाए उस पे। अब इस टाइम पे राजा के पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, क्योंकि उतना बड़ा राज्य ही नहीं होता था, तो ज्यादा अटैक्स की संभावनाएं भी नहीं होती थी। बस छोटे छोटे ऐसे लड़ाई झगड़े होते थे, जैसे गाय को लेकर के हो गया, ऐसे किसी छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके। इस वजह से इसलिए बड़ी आर्मी को रखने की जरूरत नहीं पड़ी।
कोई रेगुलर टैक्स भी नहीं होता था कि राजा को ये टैक्स, जैसे आज हम लोग अपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं ना, तो उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, कोई परमानेंट टैक्स नहीं हुआ करता था। अगर जो किसी की इच्छा है राजा को कुछ देने की, तो वो एज अ गिफ्ट दे सकता था। उस गिफ्ट को क्या बोलते थे, नाम क्या था उसका, बाली। असेंबलीज ऑफ एल्डर नोन एज सभा एंड समिति। कौन कौन सी दो असेंबली थी, सभा एंड समिति। जो सभा थी वो उसमें मेन ग्रुप के जो जितने भी ट्राइब्स होते थे ना, इसके मेन लोग ही होते थे। होती ही बड़ी थी, मीन्स इसको जब जिस असेंबली में मेन लोग होंगे वही तो बड़ी कहलाएगी, बट उसमें लोगों की क्वांटिटी कम हुआ करती, लोगों की संख्या कम होती थी और वो पावर में बड़ी होती थी। एंड समिति, समिति क्या थी, समिति में ट्राइब्स के पूरे लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, जिसमें कि वुमेन्स को भी पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार होता था। तो ये हुआ अर्ली वैदिक एज के बारे में। अब लेटर वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में काफी डिफरेंस आ गया। ऐसा क्या हुआ, वो था आयरन का इन्वेंशन। आयरन की इन्वेंशन की वजह से जो टूल्स होते थे अब वो आयरन के बनने लगे। आयरन के टूल्स ज्यादा स्ट्रांग होते थे, जिससे कि एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर अच्छा होने लगा। अब जिसकी वजह से लोगों के पास कलेक्शन भी अच्छा आने लगा और फिर वो लोग राजा को परमानेंट टैक्स भी देने लगे। और उसी आयरन की हेल्प से उन लोगों ने अच्छे अच्छे वेपन्स बनाए, जिससे कि अपनी टेरिटरी को और एक्सपेंड कर सके। फॉरेस्ट थे वो कट करने में हेल्प हुआ, जिसकी वजह से टेरिटरी बड़ी बड़ी होने लगी। तो यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से द किंग बिकेम मोर पावरफुल। जब राजा के पास परमानेंट आर्मी इस टाइम पर होने लगी थी, जब राजा के पास परमानेंट आर्मी होने लगी तो वो एक स्ट्रांग होने लगा। इस टाइम पर तो ऐसा कुछ था नहीं, बट इसमें वो स्ट्रांग होने लगा, वो बिकेम मोर पावरफुल। हिज रूल्स बिकेम हेरिडिटरी, मींस कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। हिज The term Rashtra indicates territory appeared for the first time during the period. अब राष्ट्र की अवधारणा, ये जो राष्ट्र नाम है सबसे पहले यहीं पर मेंशन हुआ कि मीन्स राष्ट्र क्या, यहाँ पर तो छोटी छोटी ट्राइब्स हुआ करती थी, बट उनके अब यहाँ पर लोग ना थोड़े एम्बिशियस होने लगे, अपनी ट्राइब्स को बड़ा कर करके ना राष्ट्र बनाने की कोशिश करने लगे। द किंग इन्फ्लुएंस वाज फर्दर स्ट्रॉन्ग बाय रिचुअल्स। जो किंग होता था वो रिचुअल्स के थ्रू भी अपने को एक्सपेंड करने की कोशिश करता रहता था। कैसे, ही परफॉर्म राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ तो आप सबने सुना होगा, जिसमें कि एक घोड़े को छोड़ा जाता था और फिर वो जहां जहां जाता था वो सारी लैंड किसकी हो जाती थी, उसी राजा की हो जाती थी। इन सब रिचुअल्स के थ्रू भी वो अपने राज्य को एक्सपेंड करने लगा। यहीं से राष्ट्र की अवधारणा स्टार्ट हुई। क्लियर बच्चों? तो अब समझते हैं अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज की सोशल लाइफ के बारे में। सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल, मीन्स सोसाइटी कैसी थी, पैट्रियार्कल थी, मीन्स पितृसत्तात्मक थी। मतलब या फैमिली हो या तो ट्राइब्स हो, उन सबका हेड कौन होता था, एक मैन ही होता था। जो वुमेन थी उनको भी पढ़ने के पूरे राइट्स दिए गए थे। उसके साथ साथ वो लोग समिति में पार्टिसिपेट भी कर सकती थी, मीन्स कि उनको पॉलिटिकल लाइफ में भी इंटरफेयर करने के राइट्स थे। जैसा कि आज आप देखती हो कि चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, सबको इक्वलिटी दी जाती है, उस टाइम पर भी इक्वलिटी थी। गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, लोकमुद्रा वर नोटेबल वुमेन स्कॉलर्स। जो ये नाम है कौन कौन से, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा एंड लोकमुद्रा, ये उस टाइम की जो स्कॉलर्स वुमेन थी उनके नाम हैं। जिससे कि ये पता चलता है कि उस टाइम पर जो लड़कियां होती थी वो बॉयज के बराबर ही बैठ करके पढ़ती थी। सोसाइटी वर क्लासिफाइड इनटू 4 वर्ना कास्ट सिस्टम। अब इसी टाइम पर, कब, अर्ली वैदिक एज में ही कास्ट सिस्टम आ चुका था। कास्ट सिस्टम मतलब पूरी सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन से 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। जैसा कि आज भी आप जानते हो। अब ये ब्राह्मण्स कौन होते थे, ये ब्राह्मण्स होते थे जो प्रीस्ट हो या स्कॉलर हो, मीन्स कि जितना पूजा पाठ वाला काम करवाना है, जितना भी एजुकेशन वाला काम है, ये सब कौन करते थे, ये ब्राह्मण्स ही करते थे। क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन होते थे, जो वॉरियर्स होते थे, मीन्स कि राज्य को चलाने का पूरा काम, उसकी सेफ्टी का पूरा काम किसका होता था, क्षत्रियास का होता था। वैश्यास,
अब इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय के अलावा जितना भी वर्किंग वाला काम होता है, जैसे फार्मर्स हैं, बिजनेस बिजनेस में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ये सब किस में आते थे? वैश्यास में आते थे। जो शूद्रास होते थे वो सबसे लोवेस्ट होते थे, मीन्स इनका काम होता था जो अपर की 3 कास्ट है उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उनकी बातें मानना। इस टाइम पर जो कास्ट सिस्टम है बहुत लाइट था, मतलब कि जैसे अगर जो कोई फार्मर है वो अगर जो वॉरियर्स बन जाता है तो वो किस कास्ट में आ जाएगा? क्षत्रिय में आ जाएगा। इस तरीके से जो कास्ट होती थी, जो वर्ण होते थे, वो उनके वर्ग पे डिपेंड होते थे, ना कि इंसान कास्ट पे डिपेंड नहीं होता था। अब लेटर वैदिक एज में क्या होता है? वर्ण सिस्टम बिकम रिगिड। यहाँ पर तो बड़ा लाइट था, बट यहाँ पर वर्ण सिस्टम बहुत रिगिड हो गया था। रिगिड का मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। अगर जो ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, वैश्य है तो उसका बेटा वैश्य ही बनेगा, उसको वही काम करना है, जिसकी वजह से शूद्रास की जो सिचुएशन थी वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगी थी। 4 आश्रम, इसी टाइम पे 4 आश्रम मीन्स कि इंसान की पूरी लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन से 4 पार्ट थे? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यासा। अब पूरी लाइफ में बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक की जितनी भी लाइफ है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर के 12 ईयर तक तो मम्मी पापा के साथ रहता था। 12 ईयर के बाद उसको ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना पड़ता था, मीन्स की स्टूडेंट लाइफ को फॉलो करना पड़ता था। उससे आश्रम में जाना पड़ता था, वहाँ पर एजुकेशन लेनी होती थी। उसके बाद जब वो 21 ईयर्स का हो जाता था तब वो वापस घर आता था। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट होता था ना, तो आज जैसे हम लोग देखते हैं सारी चीजें हमें राइट करनी पड़ती हैं, बच्चे बड़े बड़े ऐसे बैग लेके जाते हैं, उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पर जितनी भी एजुकेशन होती थी ओरल होती थी। टीचर जो होते थे, जो गुरु होते थे, सारी चीजें ओरली बताते थे बच्चों को, और सारी चीजें एक्सपेरिमेंट के थ्रू होती थी, और बच्चे भी ओरल ही लर्न करते थे सीरियल से उन चीजों को। ऐसा होता था। 21 ईयर्स के बाद घर आ गया, उसके बाद वो कौन सी आश्रम में प्रवेश किया? उसने गृहस्थ आश्रम में, मीन्स हाउस होल्डर। उसकी फिर उसके बाद शादी होगी, तो इस तरीके से उसकी नॉर्मल लाइफ को वो फिर जीता था। उसके बाद थर्ड आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ, मीन्स लाइफ ऑफ हर्मिट, मीन्स अलोन। ईयर्स का हो जाता था, उसके बाद उसको वो अपने घर परिवार को छोड़ करके एक सन्यासी बन जाता था। टेस्ट कौन सी आती है? सन्यासा, जिसमें कि इंसान अपनी सारी डिजायर्स को छोड़ करके सिर्फ भगवान केंद्रित हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती थी। इस तरीके से उसकी लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। और इसके बाद क्या क्या था? ब्राह्मण्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राह्मण्स जो होते थे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। क्यों इंपॉर्टेंट होते थे? क्योंकि सारी पावर तो उन्हीं के पास होती थी। वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, संस्कृत लोगों की लैंग्वेज होती नहीं थी। तो जितना पूजा पाठ करवाने का काम है, जितना भी राज्य को चलाने के लिए जितने भी सजेशन देने हैं, वो भी कौन करते थे? यही ब्राह्मण ही करते थे। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती थी। वुमेन्स एंजॉयड फेवर राइट्स एंड वर कन्फाइंड टू डोमेस्टिक रूल्स। अब लेटर वैदिक एज तक आते आते यहाँ पर तो आपने पढ़ा था कि वुमेन्स को बराबर के राइट्स मिले हुए थे, बट यहाँ पर आके उनकी सिचुएशन डाउन होने लगी थी। वो सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित हो गई थी। उन्हें पढ़ने के राइट्स भी नहीं थे, उन्हें ज़्यादा किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के भी राइट्स नहीं थे। इस तरीके से धीरे धीरे 2 लोगों की सिचुएशन डाउन होती जा रही थी। किसकी? एक थे शूद्रास और दूसरी थी वुमेन्स। अब समझते हैं इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। कैटल रेयरिंग वॉज मेन ऑक्यूपेशन। जो कैटल रेयरिंग था वो उस टाइम का मेन ऑक्यूपेशन था। कब? अर्ली वैदिक एज का। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कैटल रेयरिंग मीन्स एनिमल्स को ही पालते थे, साथ साथ वो एग्रीकल्चर भी करते थे, कृषि भी करते थे। दे प्रोड्यूस्ड बार्ले यवा। जब एग्रीकल्चर करते थे, जब कृषि करते थे, तभी तो वो बार्ले को प्रोड्यूस करते थे। अब बार्ले को उन्होंने क्या बोला? यवा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज वर एक्सचेंज थ्रू अ बार्टर सिस्टम। किससे? बार्टर सिस्टम से। जब कोई चीज खरीदनी होती थी, मतलब उन्हें कोई चीज लेनी हो या देनी हो, तो वो कैसे लेते देखते होंगे? तो होती नहीं थी। जब पैसे नहीं होते थे तो वो चीजें कैसे खरीदते थे, कैसे लेते थे? बार्टर सिस्टम के थ्रू। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम मीन्स जैसे आपको आपके फ्रेंड का पेन बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी वैसा ही पेन लेना है, बट आपके पास पैसे नहीं है, तो आप
आप उससे बोलोगे कि ऐसा करते हैं यार कि मेरी 2 पेंसिल तुम रख लो और मुझे अपना पेन दे दो। तो अगर जो उसको पेंसिल की नीड होगी तो वो तुमसे पेंसिल ले लेगा और आपको वो पेन दे देगा। इस तरीके से बगैर पैसे खर्च किए आपके पास आपके पसंद की चीज आ गई। यही हुआ बार्टर से फेवर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो काऊ होती थी वो सामान को लेने मतलब किसी चीज के बदले में पे करने के लिए काऊ सबसे ज्यादा फेवरेट माध्यम हुआ करती थी। अब इसमें लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, एग्रीकल्चर बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ पर क्या था, मेन ऑक्यूपेशन क्या था, कैटल रीडिंग, बट यहाँ पर एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हो गया। कैसे, क्योंकि आयरन का इन्वेंशन हो चुका था। तो आयरन की इन्वेंशन की वजह से एग्रीकल्चर अच्छे से होने लगी। लोग तरह तरह की क्रॉप्स को ग्रो करना सीख गए थे। The discovery of iron made the occupation of ironsmith significant। अब क्योंकि आयरन से जो टूल्स बनते थे उनकी डिमांड ज्यादा होती थी। अब डिमांड होने की वजह से लोग इस टाइम पर जो आयरन स्मिथ थे इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो गई थी। वैदिक पीरियड में लोग किसकी पूजा करते थे, कैसे पूजा करते थे, ये डिस्कस करते हैं। गॉड वर्शिप थ्रू रेसिटेशन एंड प्रेयर। जो गॉड की जो पूजा की जाती थी, भगवान की जब पूजा की जाती थी कैसे की जाती थी, रेसिटेशन एंड प्रेयर्स, प्रेयर्स के थ्रू की जाती थी। और वो प्रेयर्स कौन करवाता था, ब्राह्मण्स करवाते थे। इंद्र, सूर्य, वरुण, पृथ्वी, अग्नि वर वर्शिप। जैसे इंद्र उस टाइम पे बहुत ही फेवरेट और अग्नि को वो लोग मानते थे भगवान और मीन्स आकाश और धरती के बीच की का सोर्स मानते थे कि मीन्स अगर जो हमें कोई बात भगवान तक पहुंचानी है तो हम अग्नि के थ्रू पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से वो लोग क्या करवाते थे, यज्ञनाश करवाते थे, यज्ञ करवाते थे कि यज्ञ में जब हवन किया जाता है तो उसमें आग जलाई जाती है। आग में सारी चीजें डालते हैं हम लोग और बोलते हैं कि ये स्वाहा हो जाए, हमारे घर में सुख समृद्धि आए। तो जो हम ये बोल रहे हैं और आग में जो आहुति डाल रहे हैं वो आग के थ्रू, धुएं के थ्रू कहाँ जाएगी, ऊपर भगवान के पास जाएगी और वो चीज भगवान हमारी विश को पूरी करेंगे, ऐसा मानते थे। अब लेटर वैदिक एज में जो sacrifices became more dominant than prayer, प्रजापति, विष्णु एंड शिवा became the dominant god। जो प्रजापति मीन्स ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे कि आज भी हम लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सब की पूजा करते हैं, वैसे इस टाइम पर ये सब कब से स्टार्ट हुआ था, लेटर वैदिक एज से स्टार्ट हुआ। सेक्रीफाइसेस बिकेम मोर इम्पोर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स। कि सेक्रीफाइसेस थे ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे कि अगर जो करनी है तो करनी है। हर यज्ञ में इस एक न एक एनिमल्स की बलि दी ही जाती थी। तो इस तरीके से ना लेटर वैदिक एज में काफी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेगालिथ्स। अब ये मेगालिथ्स क्या है, मेगा मीन्स बड़े बड़े, लिथ्स मीन्स पत्थर। अब ये मेगालिथ इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, तो आइए समझते हैं। देखो सेम टाइम पीरियड सेम चल रहा है, वैदिक एज ही चल रहा है। वैदिक एज जिसका टाइम पीरियड क्या था, वैदिक एज का टाइम पीरियड 1500 BCE से लेकर के 600 BCE तक, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, कौन कौन सा, अर्ली एंड लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या हुआ, 1500 से लेकर के 1000। अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या हुआ, 1500 BCE से लेकर 1000 BCE तक। कौन सा पीरियड हुआ, अर्ली वैदिक एज। एंड लेटर वैदिक एज 1000 BCE से लेकर के 600 BCE तक, ठीक है। तो अब इसी वैदिक एज के सेम टाइम पर ही एक पीरियड टाइम और चल रहा था, कौन सा, जो कि हमारे सदर्न इंडिया पे चल रहा था। हमारे इंडिया के 2 पार्ट कर दिए हमने, ये नॉर्दर्न इंडिया एंड ये सदर्न इंडिया। हमने वैदिक एज जो ये पढ़ा तो ये कहाँ की सारी बातें थी, ये सारी लाइफ स्टाइल, सोशल जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी डिस्कस की, कहाँ की थी, नॉर्दर्न इंडिया की थी। अब सेम इसी टाइम पीरियड पे सदर्न इंडिया में भी कुछ ऐसा हो रहा था। क्या था, हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले, बड़े बड़े पत्थर मिले, वो हमें क्या बताते हैं कि उस टाइम पर यहाँ पर सदर्न इंडिया में कैसी लाइफ होती थी। इंडिया पे तो लोग धीरे धीरे और मॉडर्न होते जा रहे थे, लिटरेचर
डेवलप हो चुकी थी, लिखना लोग सीख गए थे, एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। टाइम सेम है बट चीज़ें अलग अलग हैं। जो मेगालिथ्स हैं ये कैसे यूज किए जाते थे, तो ये यूज किए जाते थे जैसे ये के आसपास ना ये लोग बड़े बड़े पत्थर से इसको ऐसे करके कवर कर देते थे, ठीक है। मीन्स उसको ढकते नहीं थे, उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे जिससे कि ये पता चले कि यहाँ पर एक सिस्ट है, ठीक। अब उसमें फिर क्या हुआ, टेल्स अबाउट सोशल डिफरेंस। अब ये जो मेगालिथ्स हैं ये जब हमें मिले, ये सदर्न इंडिया में बहुत जगह पे मिले, जिससे कि ये हमें सोशल डिफरेंस बताते हैं नदर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया के बारे में। सम बरियल स्पॉट्स मीन्स फॉर द सेम फिंडीज। और क्या चीजें बताती हैं कि इसमें जो स्केलेटन मिले, ठीक है, इसमें जो स्केलेटन मिले हैं क्योंकि सिंबल के रूप में इतने बड़े बड़े मेगालिथ्स लगाए जाते थे जिससे कि पता चल जाए कि यहाँ पर हमारी फैमिली का कोई दफन है, तो उसको फिर से निकाल करके उसमें उनके साथ में उनके बच्चे की भी बॉडी रख देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी साइट्स पर उन लोगों को इस तरीके के रिमेन्स मिले। एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोगों के स्केलेटन भी एक साथ मिले हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वैदिक एज की पूरी लाइफ के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन हो गई होगी और मेगालिथ्स क्या हैं ये भी आप समझ गए होंगे, और सोशल डिफरेंस मीन्स नदर्न इंडिया का और सदर्न इंडिया का, इनके बीच का सोशल डिफरेंस भी समझ गए होंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। अगर जो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय बाय।